आज हम सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स है उसका यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने लगे हैं। वो टॉपिक है हमारे पास गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर भी पेपर में अक्सर आते हैं, सेक्शन ए में भी आता है, ये सेक्शन बी में भी आता है और ये सेक्शन सी में भी आता है। तो इसको अच्छी तरह से आपने करना है और इसका प्रिंसिपल हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप, गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल है। इसका मतलब जितना हमने कॉन्सेप्ट टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप के अंदर हमने पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये आपके लिए आसान हो गया क्योंकि 50% आप कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा उसी के अंदर हम थोड़ा सा एक्सटेंशन करेंगे। तो गैल्वानोमीटर क्लास 10 के अंदर भी आप पढ़ चुके हैं। गैल्वानोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि करंट को डिटेक्ट करना यानी कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है, इस चीज़ को ये पता लगाता है। क्या ये करंट को सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है या करंट मेजर नहीं कर सकता है? अक्सर हमने पढ़ा होता है कि गैल्वानोमीटर जो है करंट को डिटेक्ट करता है, एमीटर करंट को मेजर करता है। तो क्या ये गैल्वानोमीटर करंट को मेजर नहीं कर सकता? ये करंट को भी मेजर कर सकता है, लेकिन एमीटर है वो 10⁻³ एम्पियर के रेंज में करंट को मेजर करता है, जबकि गैल्वानोमीटर 10⁻6 एम्पियर के रेंज में करंट को मेजर करता है। तो आप सिर्फ ये कहना गलत होगा कि गैल्वानोमीटर सिर्फ करंट को डिटेक्ट कर सकता है। ये वेरी स्मॉल ऑफ करंट को मेजर भी कर सकता है, ये आपने याद रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। द इंस्ट्रूमेंट which is used to detect or to measure very small current of the order of 10⁻⁻6 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में ये करंट को मेजर भी कर सकता है। इस कॉल्ड गैल्वानोमीटर करंट को डिटेक्ट भी कर सकता है और बहुत छोटे करंट को मेजर भी कर सकता है। वो करंट 10⁻⁻6 के ऑर्डर में हो। अब इसका प्रिंसिपल हम लिखेंगे। प्रिंसिपल टॉर्क और कपल acting on a current loop or coil। करंट लूप का मतलब करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कॉइल, इसको हम शॉर्ट करके करंट लूप या करंट कॉइल बोलते हैं। तो आपने इससे पहले जो वीडियो है टॉर्क या कपल एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप और कॉइल, उस वीडियो को अच्छी तरह से देखने के बाद आपने इस टॉपिक पे आना है। तो आपको गैल्वानोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सही समझ आएगा। तो इसके अंदर हमने फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। मैथमेटिकली टाउ इज इक्वल टू, ये टाउ कपल है, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। किसी बुक में कास थीटा भी लिखा हुआ है, वो भी सही है, साइन भी सही है। ये कैसे सिमिलर है इसको मैंने इन डिटेल समझाया है, वो वीडियो आपने लाजमी देखना है तो आपको क्लियर होगी। तो आपकी बुक में साइन लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे साइन लिखा है। अगर आप कास भी लिखते हैं तो ये गलत नहीं होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दें। ये जो टॉर्क है ये पैदा हुआ है करंट की वजह से, इसको हम कहते हैं अप्लाइड टॉर्क। इक्वेशन 1 अप्लाइड टॉर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डायग्राम बनाते हैं।
ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर हो रही है ऐसे। यहाँ पे बीच में हमने कॉइल रखी हुई है। कॉइल का जो ये एंड है ये स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है, दूसरा एंड के साथ नीडल कनेक्ट है ऐसे। नीडल के यहाँ पे एक स्केल लगा होता है, ये जैसे कि गैल्वेनोमीटर का अंदर यहाँ पे 0 है, 1, -1, इस तरह से जो है ना ये वैल्यूज गिवन होती है। तो ये कॉइल रोटेट करती है, तो कॉइल के साथ ये नीडल रोटेट करेगी, तो हमें वैल्यू यहाँ से इस स्केल से हम मेजर कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और करंट को मेजर भी कर सकते हैं। ये जो स्प्रिंग है ये रिस्टोरिंग टार्क पैदा करता है, क्योंकि सपोज करंट की वजह से अगर ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी, तो अब क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ये रेस्ट में है यहाँ पर, तो जब ऐसे ये रोटेट करेगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक टार्क क्रिएट होगा, उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, जो इस कॉइल के रोटेशन को अपोज करेगी। तो जब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इस रिस्टोरिंग टार्क की वजह से ये कॉइल वापस ओरिजिनल पोजीशन में ये वापस आ जाएगी। इस तरह से ये जो कॉइल है ये मुकम्मल कंप्लीटली रोटेशन नहीं करती है, ये डिफ्लेक्शन करती है ऐसे, यानी कि ये ऐसे होती है यूं और यूं, ऐसे डिफ्लेक्शन करती है, क्योंकि इस नीडल ने मैक्सिमम इस पॉइंट पे आना है और उस साइड पर मैक्सिमम यहाँ पे आना है। अगर ये कंप्लीट रोटेट करेगी तो क्या होगी, ये टूट जाएगी, यहाँ से ये वायर भी टूटेगी। और ये जो वायर है, ये जो एंड है, ये एज ए टर्मिनल भी काम करता है, एज ए टर्मिनल या करंट लीड के तौर पे भी ये काम करता है, इसको भी याद रखना आपने। इस सिचुएशन में देखें, मैग्नेटिक फील्ड आगे, एरिया वेक्टर, इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ये देखें, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन द एंगल between area vector, area is a vector quantity, and magnetic field vector is 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कब होगा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, when coil is placed parallel to magnetic field, प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। हमें प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल नहीं चाहिए, हमें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल चाहिए, जो कि इस वक्त 90 डिग्री है। तो पैरेलल में हम अक्सर θ0 लेते हैं, तो स्टूडेंट पैरेलल का वर्ड सुनते ही यहाँ पे θ0 लेते हैं। जब θ0 लेंगे तो साइन 0, फिर ये गलत होगा। कॉइल को पैरेलल रखने का मतलब ये है, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 है, हमें वो एंगल चाहिए जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, देखो ये ऐसे, या अंदर होगी या बाहर की तरफ, तो दोनों सूरतों में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, θ90। तो इस इक्वेशन में आप पुट कीजिएगा, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 1 में ये जो टाउ है ये क्या है हमारे पास, ये अप्लाइड टार्क है, मैं इसके साथ छोटा करके अप्लाइड लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू NIAB साइन 90। साइन 90 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो टाउ अप्लाइड को छोटा करके लिखना है, क्योंकि अप्लाइड टाउ का एक हिस्सा है, NIAB, इसको इक्वेशन 2 लिखें। दिस इज द मैक्सिमम अप्लाइड टॉर्क मैक्सिमम होगा जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हो, जबकि प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो। कंस्ट्रक्शन में इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल हम यूज करते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका जो फ्रेम है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होता है। ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज नहीं होता। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता तो इसके अंदर कोई करंट क्रिएट नहीं होगा, उस करंट को हम कहते हैं एडे करंट।
अब एडेड करंट की वजह से यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक तो एनर्जी लॉस होगी, दूसरा जो है ना ये डैमेज होने के लिए खतरा होता है। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हम ये जो कॉइल है, इस कॉइल को हम बनाते हैं एक रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर। हम इनेमल्ड कॉपर वायर के मदद से हम इसको एक एनिमल कॉपर वायर को हम ऐसे वोंड करते हैं, लिपेट कर हम इसको बहुत से टन्स हम देते हैं। एन टन है फॉर्मूले के अंदर, एन का मतलब यहाँ पर रेक्टेंगुलर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल फ्रेम के ऊपर हमने एनिमल्ड कॉपर वायर को हमने ऐसे वोंड किया हुआ है, वोंड करके हमने बनाया है। तो नंबर ऑफ टन एन है, यानी कि 1 से ज़्यादा है। ये एनिमल कॉपर वायर क्या होती है? एनिमल कॉपर वायर होती है एक हल्की जो है ना, इसके ऊपर एक इंसुलेटर चढ़ा होता है, यानी कि वायर नेकेड नहीं होती, एक इंतहाई हल्की सी एक इंसुलेटर इसके ऊपर चढ़ा होता है। उस इंसुलेटर चढ़ाने का 2 मकसद है। जब हीटिंग होगी तो उस हीट को वो कम करता है। दूसरी बात, हमारे पास ये जो टन बना हुआ है वो एक वायर दूसरे वायर से टच ना हो जाए, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। एनिमल्ड कॉपर वायर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैग्नेट है वो कनकेव शेप का होता है। ऐसे जब कनकेव शेप का होगा तो क्या होगा, आपको एक सिलेंडर जैसा लगेगा, यानी कि ये दोनों कनकेव शेप का जो दोनों पोल मिलकर एक सिलेंडर क्रिएट करता है यहाँ पर। और फिर हम क्या करते हैं, इस फ्रेम को हम रखते हैं सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर। सॉफ्ट आयरन कोर भी सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। सॉफ्ट आयरन कोर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ये मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये सपोर्ट करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास करने देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फंक्शन स्मूथ होता है। 2 टर्मिनल है, एक तो ये हमारे पास है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है, इसको हम स्पाइरल स्प्रिंग कहते हैं। और ये जो कॉइल है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे टार्क लगेगा तो ये रोटेट करेगी। सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज में अगर रोटेट करेगी तो ये स्प्रिंग यहाँ पे फिक्स सपोर्ट से ये जुड़ा हुआ है, तो इस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग टार्क पैदा होगा। तो उस रिस्टोरिंग टार्क की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी। तो ये जो 2 इक्वल एंड अपोजिट टार्क वो एक दूसरे को अपोज करेंगे। अब ये जो कॉइल है ना, ये मुकम्मल रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन नहीं कर सकती, ये डिफ्लेक्शन होती है। ये ऐसे यूं डिफ्लेक्शन होते फिर वापस आती है। क्यों? क्योंकि इस नीडल ने यहाँ से यहाँ तक मूव करना होता है। अगर कंप्लीट रोटेशन देंगे तो फिर यहाँ से भी टूटेगा और यहाँ से भी टूटेगा, ये आपने याद रखना है। करंट की वजह से यहाँ पे जो टार्क लग रहा है उस टार्क को हमने कहा है अप्लाइड टार्क। अप्लाइड टार्क का फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा, पिछले टॉपिक से हमने लिया है। और मैक्सिमम अप्लाइड टार्क के लिए हमारे पास इस कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 हो तो टार्क हमारे पास मैक्सिमम हुआ। तो टाउ अप्लाइड इज इक्वल टू NIAB, ये हमारे पास मैक्सिमम टार्क का फार्मूला है। ये जो रिस्टोरिंग टार्क है, इसके फार्मूले को लिखने से पहले हम ये जो रेडियल फील्ड क्यों बनाते हैं हम आपको समझाते हैं। द पोल्स ऑफ मैग्नेट आर मेड concave to make field radial and stronger, so that the area vector and magnetic field vector are perpendicular and torque becomes maximum, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर हमें टार्क मैक्सिमम चाहिए। इस मकसद के लिए हम ये जो दोनों पोल्स हैं इनको हम कनकेव शेप का बनाते हैं ताकि हमें रेडियल फील्ड मिले। रेडियल फील्ड से हर एक पॉइंट पर हमारे पास टार्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। वो कैसे होते हैं हम थोड़ी देर के बाद सेकंड डायग्राम बना के हम उसको हम समझाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे फिगर में, द रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग ई, हमने स्प्रिंग को ई कहा हुआ है, इज गिवन बाय टाउ रिस्टोरिंग, RES से मैं डिनोट करूंगा,
रिस्टोरिंग को। तो ये हमारे पास है सी थीटा। इसको इक्वेशन 3 लिखते हैं, वेयर सी इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, सी मीन स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी कि जो अप्लाइड टार्क की वजह से स्प्रिंग के अंदर जो टार्क स्टोर हो रहा है उस टार्क को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको सी से शो करते हैं, which is called टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं इसको हम। अप्लाइड टार्क एंड रिस्टोरिंग टार्क are equal and opposite। ये जो अप्लाइड टार्क और रिस्टोरिंग टार्क इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो हम लिख सकते हैं द नेट टार्क इज गिवन बाय नेट टार्क होगा हमारे पास टाउ नेट इज इक्वल टू टाउ अप्लाइड को मैं टाउ ए डबल पी से शो कर रहा हूं, प्लस इनटू माइनस टाउ रिस्टोरिंग आर एस। टाउ रिस्टोरिंग के साथ मैंने माइनस लगाया क्योंकि ये दोनों टार्क इक्वल एंड अपोजिट होता है। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्या होगा, टाउ नेट 0 होगा। तो यहाँ पे पुट कीजिएगा 0 इज इक्वल टू टाउ अप्लाइड, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस टाउ रिस्टोरिंग। इक्वेशन 2 से टाउ अप्लाइड की वैल्यू NIAB और इक्वेशन 3 से टाउ रिस्टोरिंग की वैल्यू C थीटा। इसको इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करना है हमने। टाउ रिस्टोरिंग है C थीटा इज इक्वल टू टाउ, यहाँ पे जो थीटा है वो डिफ्लेक्शन एंगल है। टाउ अप्लाइड है हमारे पास NIAB। इसको मैं बाद में लिख देता हूं, NIAB इज इक्वल टू C थीटा। NIAB इज इक्वल टू C थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, AB और N को हम डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे राइट साइड पे, तो इस साइड पर सिर्फ करंट बचेगा। तो I इज इक्वल टू C थीटा डिवाइड बाय NAB। इसको आप इक्वेशन 5 लिख दें, इसको एक इक्वेशन बना लें आप, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो वेयर C अपॉन NAB इज कांस्टेंट, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट बनने के बाद हम मटेरियल को भी चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें देखो, जो कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न है, कॉइल का एरिया है, तो ये सब इवन क्या मैग्नेटिक फील्ड को भी हम तकरीबन फिक्स रखते हैं, तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसको कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाते हैं तो यहाँ पर आता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थीटा। तो इसका मतलब करंट और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ करंट increases then angle increases, angle of deflection increases and vice versa। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को देख बहुत छोटे करंट को मेजर या डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हैवी करंट सर्किट के अंदर हो तो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर वहाँ इस्तेमाल करेंगे तो हैवी करंट की वजह से अप्लाइड टार्क ज़्यादा क्रिएट होगा, तो वो यहाँ से भी टूटेगी और यहाँ से भी टूटेगी और ये इंस्ट्रूमेंट ख़राब होगा। इसलिए छोटे करंट के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है। फ्रॉम इक्वेशन 5 से मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। I इज इक्वल टू C थीटा अपॉन NAB। इन दोनों को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, करंट और NAB को। तो NAB इज इक्वल टू C थीटा डिवाइड बाय I। C को भी यहाँ पे लेकर आ सकता हूँ, तो NAB डिवाइड बाय C इज इक्वल टू थीटा I।